नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आर्मी भर्ती के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, बड़े भी क्वेश्चन कुछ इंक्रीज करेंगे और ये कंटिन्यू ये हम वीडियो बनाते जाएंगे। आज हमारा आर्मी भर्ती के लिए स्पेशल फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं एनईआर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी ये मैथ का कॉन्सेप्ट डालेंगे, इसके बाद जीके के भी कॉन्सेप्ट डाले जाएंगे। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। जो इंग्लिश वाले छात्र होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसका अगर एचसीएफ निकालें, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे कि महत्तम समापवर्तक ही लिखा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा करेंगे कि जो दी गई नंबर है तो इनमें सब में कॉमन हो ऐसा नंबर आपका एचसीएफ कहलाता है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे और इसमें थोड़ा सा लॉन्ग विधि भी बताएंगे ताकि आपको चीज याद हो जाए, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। जैसे अगर हम 12 लिख लें, 15 लिख लें और 18 लिख लें और 21 एक बार में लिख लिया। और इनमें सब में कॉमन नंबर देखो, तीनों में क्या है, चारों में क्या है। अगर चारों में कॉमन नंबर मिलेगा तो वो नंबर निकालेंगे। अगर चारों में कॉमन ना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जो ये चारों में या तीनों में या दोनों में जितने नंबर का निकालना हो सब में कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। महत्तम समापवर्तक उसका 1 आएगा, है ना, जिसमें सब में कॉमन ना मिले तो। लेकिन यहाँ कॉमन मिल रहा क्या, 3। 3 4 जा मतलब 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18 और 3 सते 21, है ना। तो ये 3 का टेबल पढ़ना है, उनको काटना है, जो नंबर नीचे आ गया तो आ गया। अब देखो क्या इसमें कॉमन होता तो हम और काटते, लेकिन यहाँ पर अब कॉमन नहीं है, इनमें कुछ नहीं कॉमन है। देखो 2 से काटेंगे तो एक कटेगा, 5 से काटेंगे तो एक कटेगा, लेकिन ये दोनों या तीनों चारों नहीं कटेंगे तो हम रुक जाएंगे। सारे अंक ना कटेंगे, इधर ही रोक देंगे। फाइनल आंसर हमारा ये जो कॉमन नंबर निकल के आया है ये एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जब आप आर्मी की भर्ती देने जाओगे, भर्ती की परीक्षा देने जाओगे तो एक चीज और ध्यान रखना, इनमें सब में आपका ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, लिखे रहते हैं कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कौन सा उत्तर सही होगा। मैं नहीं लिखा हूं इसको, क्यों नहीं लिखा हूं उसका एक रीजन है कि आप विदाउट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव ना हो उसमें सिलेक्शन करने के लिए ना हो। और जब आपसे ये चीज बनने लगेगा ना तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव देखने के चक्कर में हो जाओगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव हमने ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर इसमें नहीं डाला है। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो 2 ही अंक होते, जैसे एक मान लो यहाँ पर 3 दे दिया और 4, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं, इसमें 1 कॉमन माना जाता है, मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। इस वाले उत्तर का, इसका आ गया समझ में। जिसमें कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, यानी तो कॉमन नंबर जो मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक। आगे बढ़ जाते हैं। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11वें लड़के की, इसमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है ना। 12वें लड़के की औसत आयु मतलब 12वें लड़के की उम्र बता दो क्या है, जो भी है। तो देखो औसत आयु होता क्या है, सभी लड़कों का जोड़, है ना। 10 वर्ष आया है तो 12 को 10 से गुणा कर दो। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यहाँ निकाल लेते हैं 12 गुणे 10। शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे एकदम जल्दी जल्दी। देखो औसत आयु, औसत आयु क्या करेंगे, 12 गुणे 10 कर देंगे, 12 गुणे 10। तो ये 12 गुणे 10 करोगे तो 120 आ जाएगा, 120। अच्छा, इसमें से 12 लड़कों में से, इन्हीं में से 11 लड़कों का, 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 11 लड़कों की औसत आयु है 9 वर्ष। तो औसत आयु 11 लड़कों का, यहां लिख देते हैं औसत आयु 11 लड़कों का। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप मन में सीधे कैलकुलेट करना है। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 11 लड़कों का अगर औसत आयु निकालोगे, 11 लड़कों का औसत आयु 9 है, तो मतलब 11 गुणे 9,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,99। अब पूछा क्या, किसकी औसत है, पूछा 12वें लड़के का, जो एक लड़का बच गया। 12 का अगर नोट करते तो 120 और 11 का करते तो 11,99। अब एक एक ही लड़का ना बच गया, इसमें एक का नहीं है, तो 12वें लड़के का औसत आयु में लिख लो, 12वें लड़के का औसत आयु जो पूछा है 12वें लड़के की, 12वें लड़के की औसत आयु। औसत आयु बराबर, देखो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को इसको घटा दो, जो 12 लड़कों का निकाला है और 11 लड़कों का निकाला, इनको एक दूसरे से घटा दो तो औसत आ जाए, औसत आयु आ जाएगी, है ना। 120 अब माइनस कर दोगे, घटा दोगे 99, ये बच जाएगा 21। क्योंकि वर्ष में है तो 21 वर्ष, बस ये आपका 21 वर्ष फाइनल आंसर हो गया है ना। तो इस तरीके आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां आपको बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। सीधे आप 12 गुणे 10 120 और 11 गुणे 9 99, इन दोनों को घटाया जितना है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो सीधे ट्रिक मारना है बस, ये समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि आया कैसे। आगे देखते हैं, यहाँ 18,440 पर 15% की वार्षिक दर की से 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। अच्छा, आपको जितना मैं लिख रहा हूं उतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं। साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T, अब बराबर बटे में होता है 100। P मतलब मूलधन, R मतलब रेट और T मतलब टाइम, अब बटे 100 फार्मूला में है। ये इतना कर दोगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, कुछ भी नंबर होने दो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज देखो, साधारण ब्याज को SI लिखते हैं, इसी को हम SI लिख देते हैं ब्रैकेट में, SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर PRT गुणे PRT बटे 100। अच्छा, P कितना है, P मतलब मूलधन, ये हमारा मूलधन माना जाएगा 18,440, 18,440। अच्छा, R रेट कितना है, तो आप बोलोगे 15% की दर से, 15 रहे, 10 रहे, 8 रहे, 20 रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज का फार्मूला PRT बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटे 100, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मूलधन ये हो गया, आर मतलब रेट, दर क्या है 15%, तो 15 अगुणे टी, टी मतलब टाइम कितना बताया है, 4 साल, 4 वर्ष, अब बटे में सब फार्मूला में है, बस इसको काट दो, आपको उत्तर आ गया। कटिंग करो जल्दी से, यहां से देखिए 4 से काटोगे 25 बार में ये कट जाएगा, और ये 25 ये बचे हैं, तो देखो 25 से काट दो इसको, 5 3 जा 15, 5 दोनों से कटेंगे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा, अब यहाँ 5 बच गया, इसको भी 5 काटो, ये देखो इसके लास्ट में 0 है ना, शून्य है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, इसमें 3 बचा, 18 था, 5 तिहाई 15 कट गया, 3 बचा, और इसमें से 3 बचा, आगे वाला अंक ले लो 4, 5 छक्का 30, आगे वाला 4 लिया था और इसमें 30 कटा तो 4 बच गया, फिर से दोबारा देखो, इसी को दोबारा देखो फिर से, एक स्टार्टिंग बताते हैं, 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15, 3 बार में काटा आपने इसको, 5 तिहाई 15, इसमें से 3 बचेगा, 3 आप लिख लो, आगे वाला अंक ले लिया आपने 4, ये बन गया 34, तो 5 छक्का 30, इसमें जब 30 कट जाएगा माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 4, तो आगे वाला फिर से एक बार 4 ले लो, तो 5 अठे 40, 5 अठे 40, इसमें 40 कट गया तो बचा कितना 4, अब फिर से 0 ले लो आगे वाला, फिर से 5 अठे 40, ये कट गया, और ये पूरा 5 से पूरा कट गया, है ना। अब ऊपर संख्या क्या क्या बचा, 3 6 8 8, अब गुणे में 3 बचा है, बस ये आपने गुणा कर दोगे, आपका ये फाइनल उत्तर मिल जाएगा आपको, 3 6 8 8, यहाँ लिख लो 3 6 8 8, अब गुणा में 3,
अंग्रेजी वाले भी छात्र देखते रहेंगे, हिंदी वाले भी, दोनों मिक्स करके बता रहे हैं। अंक तो समझ में आएगा। यहाँ 3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24 की 4, कैरी आया 2, मतलब 2, और यहाँ पर 3 8 24 और 24 2 26 की 6, कैरी आया 2, 6 3 18, 2 20, 20 की 0, कैरी आया 2, 3 त्रिकाई 9 2 11, 11 0 64, ये हमारा उत्तर हो गया। इसको और नीचे कर देते हैं, ये रुपया में आया है 11 0 64। इतना क्या चीज आया है बोलो, क्या पूछा गया था? ये हमसे साधारण ब्याज पूछा गया था, और ये साधारण ब्याज आया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो जानते हो दर्जन में केले आते हैं, एक दर्जन बराबर 12 होते हैं। एक दर्जन बराबर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इतने पहले सॉल्व करते हैं, इतने, एक सप्ताह में 28 दर्जन केला चाहिए, बस इतने पहले सॉल्व कर लो, बाद में इतने दिन देखेंगे, है ना। एक सप्ताह माने 7 दिन, एक सप्ताह माने एक हफ्ता, 7 दिन, और 28 दर्जन केला चाहिए। एक दर्जन बराबर होता है 12, ये आपका रेशियो होगा, एक दर्जन बराबर 12। तो इसका मतलब एक सप्ताह में 28 दर्जन केला, और एक सप्ताह का 7 दिन बना लो, 7 दिन में, 7 दिन में कितना केला चाहिए बता दो? 28 गुणे 12, क्योंकि 28 दर्जन न चाहिए, तो 28 गुणे में, एक दर्जन में कितने केले? 12 केले, तो 12, 28 गुणे 12। ओके, तो अब हमें चाहिए एक दिन के लिए, क्योंकि हमें 7 दिन के लिए नहीं चाहिए, एक सप्ताह का 7 दिन लिख दिया, 7 दिन में कितना? 28 दर्जन केला चाहिए, एक दर्जन में 12 केले होते, इसको लिख दिया, है ना। अब ये 28 दर्जन ही लिखा है, 28 गुणे 12 मतलब 28 दर्जन 7 दिन में। अच्छा, अगर एक दिन का हमें चाहिए, एक दिन में कितना केला लग जाएगा? एक दिन में केला कितना लगेगा? तो यहाँ लिखते हुए 28 गुणे 12, ये 7 आपका भाग में आ जाएगा, तो 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, अब 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, यानी 48 केले, एक दिन में 48 केले लगेंगे। तो अब बताओ 47 दिन में कितने लगेंगे? तो ये 47 से आप गुणा कर दो, जल्दी से इसको गुणा करो, कितना आ जाएगा देखते हैं। 47 दिनों के लिए, 47 दिन के लिए, 47 दिन के लिए केले, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे माइंड में कैलकुलेट करते जाओगे फटाफट। 47 दिन के लिए, तो एक दिन के लिए 48 गुणे 47 कर देना, बस ये उत्तर आ जाएगा। तो चलो कर लेते हैं जल्दी से। इनको दोनों को अगर आप गुणा कर लोगे, ऐसे इनको गुणा कर लेना इस तरीके से, 48 और गुणे 47, ऐसे कर लोगे तो आपको एक केले आ जाएंगे 2256। इनको आप गुणा करके देख लेना, है ना, इस तरीके से आप गुणा कर लोगे जल्दी से, 2256 केला आपको मिल जाएगा। तो आपको 47 दिन के लिए 2256 केले होगा, 47 गुणे 48 कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, 2197 का घनमूल निकालो। दो ट्रिक आपको बता देते हैं, दो ट्रिक आपको बताएंगे, एक शॉर्ट का ट्रिक बताएंगे कि आप देखते ही उत्तर बता दो कि किसका घनमूल क्या आएगा। यहाँ मान लो 2197 है, कोई भी नंबर दे देगा तो आप घनमूल बता पाओगे, सिर्फ आप उसको ट्रिक याद रखो। तो पहले मैं थोड़ा सा घनमूल निकाल लेता हूँ, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपको घनमूल याद होना चाहिए। घन मतलब घन, किसी भी संख्या का घन, जैसे 1 का घन, घन मतलब उसी संख्या को 3 बार गुणा करना, जैसे 1 को गुणा करेंगे, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 गुणे 1, इसको 3 बार गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, 1 का 1 आएगा। आ गया समझ में? उसी संख्या को 3 बार गुणा करना, तो हो गया, ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, बस आपको ये बता दिया कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 1 का घन होता है
घन मतलब पावर में 3 लगा रहता है तो एक ही होगा। 2 का घन लगाओगे तो 8 हो जाएगा, 3 का लगाओगे 27 हो जाएगा, 4 का करोगे तो 64 हो जाएगा, 5 का करोगे तो 25 हो जाएगा, सॉरी 125। 5 का करोगे तो 125 हो जाएगा, 6 का करोगे तो 216, 7 का 343। ये आप घन करके देख लेना, 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार तो 343 मिल जाएगा। 8 का 512, 9 का 729 और 10 का करोगे तो 1000 हो जाएगा। एक जानते हो क्यों निकाले हैं? इसको आप बताएंगे कि इसका 2197 का घनमूल क्या होगा। और भी बड़े बड़े नंबरों का आप इसी ट्रिक से घन निकालना। तो यहाँ लिखा है 2197, 2197। इसको क्या करो आप, 2197 ये लिखा घनमूल। 1 2 3 दाहिने साइड से 3 अंक में एक डिवाइडर डाल दो। ये हमने डिवाइडर डाल दिया, ये 3 अंक अलग हो गए और 1 अंक ये अलग हो गए। ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, फिर आपको सॉल्व भी कर देंगे। 3 नंबर अलग हो गए। अभी बताओ 7 किसके घन में आता है? ये 7 देखो यहाँ पर किस में आया, तो आप बोलोगे 3 का, जिसका इकाई का अंक 3 होगा, जिसका इकाई का अंक 3 होगा। आया समझ में? तो ये बताओ इसमें जो 2197 है ना, तो इसका जो घनमूल होगा, घनमूल मतलब ये किसका गुणा किया गया है? तो 2197 आया है। 3 बार किस नंबर का गुणा किया गया है कि 2197 आया है। तो इसका देखो 7 किस में है? लास्ट में 3 में। तो इसका मतलब एक अंक इसका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। अब इससे कोई लेना देना नहीं, इसका काम खत्म। अब ये 2 रह गया। इससे छोटा घनमूल कौन है? अगर 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं चाहिए मुझे, छोटा चाहिए। तो 1 लिख देंगे, तो 1 लिख दिया यहाँ पर, बस 13 आपका उत्तर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये ट्रिक के माध्यम से बताया था, है ना, 13। अच्छा, इस 13 को मैं इधर लिख देता हूं। ये 13 आपका 13 जो है फाइनल उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जानते हो 13 क्यों आया? फिर से देखिए, 7 किसके लास्ट में है? 3 में। इसका इकाई का अंक 3 हो जाएगा। इसमें देखो कि सबसे छोटा लेना है। जैसे यहाँ पर 1 ले लिया, अगर 1 लिया है तो 1 का क्यूब जो है, घन मतलब क्यूब, ये 2 से छोटा चाहिए तो 1 आएगा। यहीं पर अगर हम 2 ले लेते तो 8 इससे बड़ा हो जाता, तो बड़ा नहीं चाहिए। ये 13 आ गया। अब 13 गुणे 13 अगर 3 बार कर दोगे तो आपका यही नंबर मिल जाएगा, 2197। तो आप समझ गए होंगे। अब निकालते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन से। थोड़ा लॉन्ग विधि बता देते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, 13 आया कैसे। तो जल्दी से काटते हैं इसको। 2197 का क्या करेंगे? प्राइम नंबर से फैक्टर कर लेंगे। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या से। जैसे किससे कटेगा? तो 2 1 3 और 9 3 12, 12 7, 12 7 हो जाएगा 19। एक चीज और देखना इस चीज में कि ये अब ये 13 आपका घनमूल आया ना, और 13 क्या चीज होता है? आपका अभाज्य संख्या होती है। इसके कोई फैक्टर नहीं बन सकते, इसका कोई गुणनखंड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये 13 के अलावा किसी नंबर से भी नहीं कटेगा। देखो, अगर हम चाहें कि 2 से काट लें, लास्ट में 7 है तो नहीं कटेगा। 3 के विभाजिता में भी नहीं आ रहा, 4 से 5 से किसी से नहीं कटेगा, 13 के सिवाय। और काटने की कोशिश, ये 60 ट्रिक आपके बड़ा काम आने वाला है इस जगह पर, है ना। ऐसे नंबर अगर दे दिया जाए तो 13 से इसको काटो, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13। अब 21 में 13 घटा दोगे तो बच जाएगा कितना? 8। ये जो 8 बच गया, इसको एक जगह कहीं पर लिख लो। चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें से 8 बचा है और आगे वाली संख्या ले लो 9। अब आगे वाली इस संख्या को मैं ले चुका हूँ, 89 बन गया है ना। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 89 से ज्यादा ना हो, टेबल पढ़ो। 7 टाइम अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 13 छांग 78, 13 छांग 78, छांग यहाँ लिखा, 13 छक्का 13 सिक्जा और 78 यहाँ लिख दो। घटा दो इसमें से, तो 9 में 8 गए 1
और 8 में 7 गए 1, यहाँ 11 बचा। अब इसमें 11 में नहीं जाएगा टेबल, अब 7 को ले लो, यहाँ 7 को ले लो। तो अब 13 का पहाड़ा पढ़ो कि 117 से ज्यादा ना हो, तो 13 नैया 9 बार जाएगा, 13 नमा 117, आइए 117 आपका पूरा कट जाएगा इस तरीके से। और 13 के अलावा ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। आइए 13 का वर्ग बचा है, अब यहाँ ये जो 169 बचा 13 का वर्ग है, 13 से काटो फिर से, 13 13 और 13 फिर से कटेगा 1 जा। इस तरीके से हमने इसको विभाजित कर दिया। 13 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, बार बार बता रहा हूं। अब इसको रूट के अंदर ले लो, ऐसे रूट कर दो घनमूल का, यहाँ 3 लिख दो, 13 13 यहाँ लिख दो, 13 गुणे 13 गुणे 13, 13 13 या 13 13 जो भी आपको। आइए घनमूल है, घनमूल का मतलब जिसका मूल हो 3, 3 का जोड़ा बन के एक अंक बाहर आएगा, ये 3 का एक जोड़ा बन रहा, और यहाँ 13 बाहर आ गया, 13 बाहर आ गया। ठीक, तो 13 इस तरीके से आंसर आपका ट्रिक के माध्यम से बताया था। आइए आपको लॉन्ग विधि से बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन से। आगे बढ़ जाते हैं, छठा नंबर। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप बताओ। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि परिमाप क्या होता है। तो एक काम करते हैं, एक आयताकार जगह हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपका आयताकार एक जगह बन चुका है, ये आयताकार। आयताकार का मतलब होता है, देखो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है ना, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी, लेकिन आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होगी। अब बोला क्या, आयताकार क्षेत्र की लंबाई, कोई आयताकार ये क्षेत्र है, इसकी लंबाई 30 मीटर है, ये लंबाई हम इसको 30 मीटर लिख देते हैं। अच्छा, चौड़ाई कितना है, 20 मीटर, तो चौड़ाई हम 20 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका परिमाप, अब जानते हो परिमाप क्या होता है, बहुत देसी भाषा में बता रहे हैं। परिमाप का मतलब इस जगह पर आप खड़े हो, चारों तरफ की बाउंड्री का नाप, चारों तरफ बाउंड्री का नाप, ये चारों तरफ, यहां से आप चलना शुरू करो, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा नाप आपका परिमाप कहला जाएगा। परिमाप मतलब चारों तरफ का नाप। तो अगर ये 30 होगा तो इधर भी 30 होगा, आप ऐसे डायरेक्ट नाप दो, ये भी इधर भी 30 मीटर होगा। ये 20 है ना, तो सामने की भुजा क्योंकि आयताकार है ना, रेक्टेंगल, तो इधर 20 है तो इधर भी 20 हो जाएगा। सभी नंबरों को जोड़ दो तो भी आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये रहा 60 ट्रिक आपका। तो 30 30 60, 60 20 80, 80 20 100, तो ये बन जाएगा 100 मीटर। इसका उत्तर आ जाएगा, बस उत्तर आ गया। अच्छा, अगर इसमें आप फार्मूला लगाओगे तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ, मतलब लंबाई 2 बार और 2 बार चौड़ाई, इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको, इसमें फार्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर परिमाप निकालने के लिए सीधे आप लगाओ, सभी साइडों का नाप आपका परिमाप, बस सीधे जोड़ दो, क्योंकि आपको ट्रिक करना रहता है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप के से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं, तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें टाइम एंड वर्क वाला अगर आपने पढ़ा होगा तो सेम टाइम एंड वर्क वाला रूल लगेगा। इसमें हम बता देते हैं आपको, एक टंकी मैं भी बना देता हूं ऐसे, इस तरीके से, ये रहा आपका टंकी। अब अगर हम बात करें कि एक आपका ये रहा, मान लो एक कम काम करने वाला और एक ज्यादा काम करने वाला, ये है ना, तो दोनों को हम एक्स मान लेते हैं, कि हम मान लेते हैं कि दोनों एक्स है, क्योंकि ये नहीं पता। तो यहाँ पर एक काम कितना कर रहा, पहला वाला काम कितना, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। मतलब एक आदमी अगर एक काम करेगा तो दूसरा वाला, एक ए मान लेते हैं, चलो ए लिख देते हैं इसको बी। ए अगर काम करता है एक, मान लो एक कोई भी एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। मतलब ये कोई भी एक पाइप है जो कि 3 गुना, एक रहेगा तो दूसरा 3 रहेगा।
इसका मतलब यही है, 1:3 की रेशियो में रहेंगे। मान लो जो आप काम 1 घंटे में करो तो दूसरा हो सकता है उसको 3 घंटे में करे, या दूसरा 1 घंटे में कर दे तो आप 3 घंटे में, 1:3 हो गया। ये सबका हमने रेशियो क्या माना था, 1, सॉरी एक्स माना था। एक्स घंटे हम मान लेते हैं कि एक्स काम करेंगे। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं। तो इसका मतलब टोटल काम कितना है, 30 मिनट के बराबर। 1/30 आपका ये है, ठीक। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो जिसका एक्स रहता है तो एक्स नीचे आ जाएगा आपका, अब 3 1 4 डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 1/30 के, 1/30 की। ये जानते हो 30 क्या चीज है, मिनट है, ये मिनट आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे एक्स को यहीं रहने दो, शॉर्ट ट्रिक में सीधे बता रहे हैं, बहुत ज्यादा विधि नहीं बता रहे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ये जो नंबर है तो नंबर साइड में दे दो, बस ट्रांसफर कर दो। यहाँ 1/30 तो पहले से लिखा है, मतलब एक टंकी है और 30 मिनट में काम हो रहा है। ये 4 यहाँ ऊपर है, यहाँ जाके नीचे में आ जाएगा 4, बस फाइनल आंसर। तो एक्स बराबर हो जाएगा, एक काम आपका होगा कितना, 3 चौको 12, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा 120 मिनट। बस हमने अंग्रेजी में इसको लिख दिया 120 मिनट। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि मतलब जो खाली टंकी को सबसे कम वाला है, ये वाला जो है एक रेशियो है, तो ये बने एक्स हमारा काम करेगा 120 मिनट में। हिंदी में लिख देते हैं इसको 120 मिनट में, ये जिसका रेशियो 1 रहा होगा। और अगर 3 वाले का रेशियो को अगर बात करें कि अगर बड़ा वाला जो ज्यादा काम कर लेता है वो कितनी देर में काम करता, तो इसका तो काम करने की क्षमता 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो 40 मिनट आ जाएगा। बस इसको ध्यान रखना, एक अगर काम करेगा 120 मिनट में जिसकी कार्य क्षमता 1 है, और जिसकी कार्य क्षमता 3 है, तो वो कितनी देर में काम कर लेगा, वो इसके 3 गुना पहले काम कर लेगा, मतलब 3 से भाग दे दोगे तो 40 मिनट आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित होती है। तो देखो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले 5 अंक की बड़ी संख्या आप लिख लो। 5 अंक की बड़ी संख्या लिखते हैं, जैसे 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 1 2 3 4 5, 5 अंक की बड़ी संख्या हो गई। 17 से विभाजित करना है, मतलब 17 से काट देना है, तो 17 से इसका भाग दे दो। 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 99 से ज्यादा ना हो, तो 17 पचे 85, 17 102 हो जाएगा छक्का में, 17 पचे 85, 17 पचे 85। इसमें जो बचेगा ना 17 से भाग देने पर जितना बच जाएगा उसी को इस नंबर से घटा देना है, बस। 17 पचे 85, बचा कितना इसमें, 9 में 5 जाएगा तो 4, 9 में 8 जाएगा तो 1, 14 बच गए। आइए 9 को नीचे उतार लो, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 जाएगा, 136, 136। 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, अब 4 में से 3 जाएगा 8, इधर कट गया। अब अगला वाला 9 नीचे उतार लो, 139। तो फिर से 17 अट्ठे जाएगा, 17 अट्ठे 139, बस काट दो इसको, ये पूरा कट गया। अब देखो ये 588 बार में पूरा कट गया, ये 9 हमारा बच रहा, ये रिमाइंडर हमारे पास 9 बच रहा। इस बड़े वाले नंबर में, ये पूरे नंबर में 9 घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अगर यही 9 ना होता तो हमारा 17 से पूरा कट जाता, तो घटा दो जल्दी से, 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, अब माइनस कर दो इसमें कितना, 9, तो माइनस करो जल्दी से, इधर नीचे कर देते हैं, चलो माइनस में, -9, तो 9 में 9 जाएगा 0, यहाँ पर तो 9 ही रहेगा, 9 रहेगा, 9 रहेगा, 9। कितने अंक की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और जो 17 से पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने भाग दिया था, ये पूरा कट रहा, सिर्फ 9 हमारा बच रहा था, तो 9 को ही हमने घटा दिया। अच्छा यहाँ पर एक चीज हमने गलत लिख लिया,
17 8 136 होगा यहाँ पर, 17 8 136। ये हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा क्योंकि लिखने में गड़बड़ हो गया था। 17 8 136, तो 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। ओके, आइए 13 में 13 पूरा कट जाएगा, इधर 3 में 3 और 1 में 1 कट जाएगा। अब हम उतारेंगे, यहाँ पर कितना उतारेंगे, 9 नीचे उतार लिया, ठीक, 39 बच गया। और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, एक बार और भाग जाएगा अभी, 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, तो 9 में से 4 गए तो बचेगा 5, ये 5 बच जाएगा। तो हमारे को यहाँ पर 5 घटाना है, इन सभी नंबरों में 5 घटाना है। तो 9 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पर बेटा बचेगा 4, बस ये आपका फाइनल उत्तर ये वाला हो जाएगा। ये थोड़ा सा भाग देने में गलत होगा तो इसको सुधार लीजिएगा। भाग तो सही दिया था लेकिन लिखने में गड़बड़ हो गया था। तो ये आपका सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, क्योंकि हमने 17 से जब भाग दिया तो 5 हमारा शेष बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा था। ऐसी 5 को हमने घटा दिया तो ये 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक फार्मूला जरूर याद करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, इसी चीज को निकालने के लिए कि जिसका त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज हो, मतलब तीनों भुजा बराबर हो। अच्छा, समबाहु त्रिभुज होता कैसे, यहाँ पर मैं एक पिक्चर बना देता हूं। यहाँ पर ये हमने एक पिक्चर भी बना दिया। अच्छा, त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, मान लो ये वाली भुजा इसकी 12 सेंटीमीटर हो गई, इसका मतलब ये भी 12 ये भी 12, तो ये वाला और ये तीनों साइड इसकी बराबर है। तो इसका एक फार्मूला लग जाता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √√3 अब बटे 4, बटे में 4 और गुणे में a का स्क्वायर। a का मतलब होता है, a का मतलब कोई भी एक भुजा, कोई भी एक भुजा, बस इसी फार्मूला को याद कर लेना। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी अंक दिया हो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसकी एक भुजा यहाँ पर देखो 12 सेंटीमीटर है, इसको एज इट इज आप राइट कर लो, रूट के अंदर 3 अब बटे में 4 अब गुणे में यहाँ पर 12 लिख दोगे, बस 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12। अच्छा, यहाँ पर जो है तो a का स्क्वायर है, मतलब भुजा का स्क्वायर है, तो एक बार भुजा यहाँ पर और होगा, ये चीज ध्यान रखना है। √√3 3/4 अगुणे में a का स्क्वायर, ये फार्मूला तो आपको याद करना है। तो ये 3/4 आपका हो गया, अब 12 गुणे 12 लिख दिया। इनको स्क्वायर करने मत बैठ जाना, स्क्वायर करोगे तो बड़ा बन जाएगा, काटने में दिक्कत होगी। 12 गुणे 12 लिख दिया और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 कट गया ये वाला, बस अब आप इसको गुणा कर दीजिए तो √3 तो √3 रहेगा। अब 12 तिहाई 36 लिख देना, 36 नंबर पहले आ जाएगा, 12 तिहाई 36 और रूट के अंदर 3, बस ये फाइनल आंसर। तो जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा एक भुजा 12 सेंटीमीटर होगा तो उसका क्षेत्रफल 36 और √√3 होगा। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं एक ज्ञात करो। मतलब संख्या एक ज्ञात करो, सीधी सी बात है कि एक एक संख्या एक ज्ञात करो कि छोटी वाली कौन सी बड़ी वाली कौन सी, दोनों बता दो आप। तो देखो ऐसे कर देते हैं, एक आपको ट्रिक बता देते हैं। दोनों संख्याओं का कुल योग 25 है, तो एक को हम x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 25, x प्लस y, एक को x एक को y, बस किसी को x किसी को y मानो, कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ो, कुल योग माने जोड़ना है, 25 बनेगा। ओके, अब उनका अंतर 13 है, मतलब अगर x को y से, मतलब x से y को घटा दें, माइनस y कर दें, तो इनका अंतर मिल जाएगा मुझे 13। बस ये आप इसको सॉल्व कर दो। देखो
एक काम करेंगे कि यहाँ बाई प्लस का है और एक बाई माइनस का, तो प्लस माइनस आपका कट जाता है। भाई 1 रुपये आपके पास मान लो है और उसको आपने खर्च कर दिया तो आपके पास वो गायब हो गया है ना। तो प्लस माइनस कट जाते हैं आपस में, तो बचा क्या यहाँ पर? यहाँ पर एक्स एक्स 2 बार है तो ये बन जाएगा 2x, ये आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ए भी प्लस का ए भी प्लस का, तो ये बन जाएगा 2x बराबर इन दोनों को जोड़ दो तो 5 3 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा 38। ये एक इक्वेशन बन गया। तो x बराबर हो जाएगा आपका x बराबर, और थोड़ा मैं नजदीक से लिख देता हूं इसको, x बराबर हो जाएगा 38 यहां रहेगा और ये 2 बराबर के इधर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा 2। अब काटोगे तो यहां मिल जाएगा आपको 18। क्या मिल जाएगा? 18। यानी x बराबर आप लिख सकते हो x बराबर 18। अच्छा, अब x बराबर आपका 18 आ गया, y की वैल्यू, y की x की जगह 18 रख लो जहां जहां x है, तो y की चाहे अब इस 18 को समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में और चाहे इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में किसी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो हम इसी फर्स्ट वाले में रखते हैं। x की जगह 18 रख लें, अगर 18, x तो आ चुका, अब y आपको निकालना है, y बराबर क्या होगा? x की जगह 18 अब प्लस में 22, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। ठीक, तो 18 ये नंबर को नंबर साइड भेज दो, 22 इधर ही रहने दो, 25 यहाँ आ जाएगा। जब नंबर साइड भेजोगे यहाँ प्लस का यहाँ जाके 18 माइनस हो जाएगा। ये लगाने का तरीका हो गया। तो 22 बराबर बन जाएगा 25 में 18 घटा दो तो ये बन जाएगा, कितना बचेगा देखो तो, 7 बचेगा। 18 2 20 होता है, 18 2 20, अब 5 25 मतलब 7। तो 18 में अगर 7 जोड़ दोगे तो 25 बन जाएगा, तो y बराबर 7 हो जाएगा। ये आपका एक उत्तर ये आ गया। बस इसमें पूछा क्या है, दोनों संख्या बतानी थी, तो एक 18 होगा और एक 7 होगा, बस ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। इस मेथड से आप इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो गोला क्या होता है, देखो 3D शेप में होता है उसको गोला। जैसे आपका गेंद है ना, सूर्य भगवान है, ये हमारे क्या है, जो गोल है और 3D शेप में वो गोला है। वॉलीबॉल है, ये हमारे क्या है, गोला उसको बोलते हैं। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माने चारों तरफ को उसका क्षेत्रफल बताना है ना। तो चलो इसका देखना है। देखो एक हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं सबसे फर्स्ट में, और सर्कल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर ये एक ही सर्कल होता, मान लो ये सर्कल हो गया हमारा, तो इसका हम फार्मूला क्या लगाते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं 2 पाई आर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होता तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू कितना होती है, यहां पर लिख देता हूं, पाई बराबर होता है 22/7। पाई बराबर 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है, ये जो पाई लिखा हुआ है। तो जहां भी पाई आ जाएगा या गोल दिख जाएगा तो 22/7 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब ये सब गुणा में है, 2 गुणे 22/7 लिखा है। और आर का मतलब होता है, जैसे आर का मतलब रेडियस से, त्रिज्या से, रेडियस। जैसे यहाँ बीच सर्कल से ये जो सरकमफ्रेंस में मिलाने वाली लाइन को आर बोलते हैं या त्रिज्या बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं। ठीक, ये तो इसका यहाँ पर रेडियस देखो, त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, किसकी, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि ये सर्कल है लेकिन यहाँ पर गोला, गोला मतलब 3D शेप में, इस जो गोला होगा उसमें जो है तो इसके 4 गुना होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बनेगा 4 गुना, तो 4 से गुना हो जाता है, बस इतना ही अंतर। ये फार्मूला आप लगा लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलो हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4। 4 क्यों लगा है बता दिया, पाई आर, यहां पर पाई आर और स्क्वायर भी रहेगा, यहां पर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस इस फार्मूले को आपको याद रखना है। फिर से देखना इसको, ये इसको त्रिज्या बोलते हैं या
त्रिज्या को ही रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का गोले का क्या होगा, ये चीज हमें बताना था। तो अगर ये ना होता, मान लो 4 हटा देते हैं, यहां पर 2 नहीं लगेगा, 2 हमने गलत लगा दिया था फिर से। पाई आर स्क्वायर होता है किसी भी इसका सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब त्रिज्या से है, रेडियस से, बस इसका स्क्वायर कर देना, बस इस नंबर का स्क्वायर कर देना तो 1 का निकलेगा। लेकिन इसी में जब गोला की बात आ जाती है तो इसमें 4 से गुणा हो जाता है, तो 4 से हम गुणा कर देंगे बस। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा तो 4, अब पाई आर स्क्वायर कर दो तो 4, पाई का मतलब 22/7, 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब आर कितना बताया, त्रिज्या कितना बताया 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, 2 बार लिख दो, 7 गुणे 7। ये 7 से ये 7 कट गया, अब सबको गुणा कर दो, आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। गुणा करो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 बन जाएगा। 88 गुणे 7, 7 8 56 की 6 हासिल आए 5, कैरी आए 5, और 7 8 56, और 56 5 61, 616 आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां फिर से देखो HCF आ गया, 8 का, 10 का, 15 का, 16 का, 20 का। अच्छा ये लघुत्तम आ गया, लघुत्तम समापवर्तक। एक जो पहले क्वेश्चन में कराया था वो HCF था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ये लघुत्तम है और पहले वाला महत्तम था HCF, ये ध्यान रखना। लघुत्तम में क्या करेंगे, चलो पहले नंबर को लिख लेते हैं। 8, 10, 15, 16 और 20, इनका सबका लघुत्तम क्या होगा। इतने नंबर सारे दे दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें कॉमन नंबर तब तक लेना है जब तक कम से कम 2 नंबर कटे, और ज्यादा से ज्यादा नंबर कटे ऐसा नंबर ले लो आप, 2 से कट जाएंगे। 2 चौको 8, 2 पंचा 10, 15 ऐसे उतार लो, 2 अट्ठे 16, या 2 8 जा 16, 2 दाहम 20, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 चौको 8, आइए 5 ऐसे लिख दो, 15, क्योंकि ये दोनों 2 से ये नहीं कटेंगे। अच्छा और 2 से कटेंगे क्या, हाँ कटेंगे। जब तक 2 संख्या कटेगा तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ये 5, 15 और यहाँ 5। अभी देखो ये 5 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 एकम 2 ऐसे उतार लो, क्योंकि 2 तो कटेगा नहीं 5 से। अब 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और 1, बस। आइए 3 और 2 दोनों अब अपने नंबर के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई में शामिल कर लेंगे। बस आपका इनको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचा 40, और 40 तिहाई, 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 40 तिहाई 120, 120 दूनी 240, 240 आपका उत्तर आ गया, बस। अगला सवाल ले लेते हैं। देखो यहां पर लिखा है 10%, 20% और 30% को क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है। निम्न में से मतलब यहाँ नीचे ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन को हटा दिया है। क्यों, ऑप्शन रहेगा तो आपको सीखने में वो दिक्कत आएगी, जो हम सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीख पाओगे। तो हम विदाउट ऑप्शन करेंगे, आप इसको बढ़िया उसी तरीके से, यहाँ कुछ भी छूट की संख्या लिखी रहे वो तरीका आप अपना लेना, क्योंकि हम ट्रिक ज्यादा से ज्यादा ट्रिक में जा रहे हैं। यहाँ पर 10% है, आपको बता दें परसेंट होता किसके बराबर। जैसे 10% मतलब 10/100, 10/100 ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो तो 1/10 बनेगा, 1/10। कहने का मतलब है कि अगर आपका मेन प्राइस 10 रुपया होगा, विक्रय प्राइस
क्रय प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया होगा, या अंकित मूल्य, यहाँ अंकित मूल्य लिख देते हैं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। अंकित मूल्य अंकित मूल्य अगर 10 रुपया है, कितना है 10 रुपया, तो मुझे इसमें जो है तो छूट मिल रहा है, मतलब ये 10 रुपया में 1 रुपया का छूट मिल रहा है, तो ये मुझे कितने मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 9 रुपए में। आइए हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब जो मुझे मिल रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य है, सेलिंग प्राइस ये है। अब देखिए 20% का एक छूट मुझे और मिला, तो ये 20% किसके बराबर होता है, मतलब 20/100, एक शून्य से एक शून्य काट दो, ये भी कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पंचा 10, 1/5, 1/5 बनेगा। मतलब आपका अंकित मूल्य अगर 5 रुपया है तो ये मुझे मिलेगा 1 रुपया का, 5 में 1 रुपया मुझे छूट मिल रहा है, तो ये मुझे मिल जाएगा 4 रुपए का, सेलिंग प्राइस इसका बनेगा 4 रुपए में। फिर से अगर देखो 30%, तो यहाँ लिख देते हैं 30% का मतलब बटे में 100, और एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 3/10 बना। मतलब अंकित मूल्य अगर हमारा 10 रुपया है, कितना 10 रुपया, तो ये मुझे मिलेगा कितने में, 3 रुपया छूट मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 7 रुपया में। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपको छूट निकल के आज बताते हैं आगे क्या करना है। इस साइड में जो करते हैं उसको काट भी सकते हो आप, तो काट सकते हो, मतलब कोई कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचा 10, और कुछ कटेगा नहीं। तो जो हमारा अंकित मूल्य था टोटल कितना बन जाएगा, देखो 10 बचे 50 और 50 पंचे 250, इनको सबको गुणा कर दो, इसको भी गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 14 9 कितना हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 नहीं है 126। अब देखो ये हमारा अंकित मूल्य, अब इसमें 250 है, तो हमारा जो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस, हमें जो बेचेगा दुकानदार 126 में देगा। हमसे पूछा है छूट ये छूट किसके बराबर है, इनके दोनों के बीच में अंतर देख लो कितने का है, तो आप बोलोगे 250 में से हम 126 घटा देंगे, घटा दो तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, आई 4 में से 2 जाएगा तो 2 बनेगा 24, और एक यहाँ बनेगा, मतलब 124 रुपए का मुझे छूट मिला। कितने का मिला, 124 का छूट। अब 124 का छूट, अब समझना हमसे पूछा परसेंटेज है, तो परसेंटेज भी लगा देते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। अभी देखो 250 हमारा अंकित मूल्य था, 126 में मुझे दिया, तो मतलब 124 रुपया छूट दिया, तो कितने परसेंट छूट दिया, तो परसेंटेज का फार्मूला होता है कि ये नंबर आपका 124 है, 124 है, अब गुणे में, मैं पूरा लॉन्ग विधि में नहीं जा रहे, अब गुणे में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये 100% छूट के बराबर मिलेगा 124। अब बदले बटे में क्या हो जाएगा, किसके बदले में, इसके बदले में 250 हमारा था, 250 में हमें छूट मिल रहा अंकित मूल्य में, तो 250 हो जाएगा नीचे। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, कुछ कटता है क्या, तो एक काम करते हैं, इसको 250 को, इसको मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बताता हूं कि 250 को लास्ट में 0, क्योंकि 25 से 100 कट जाएगा और बस ये आपका नीचे 0 रहेगा, तो हम इसको बताते हैं स्मार्ट तरीका कि कैसे करना है। इस 250 को तोड़ सकते हो आप, मतलब 25 गुणे 10 लिख सकते हो, 25 गुणे 10, 25 दहम 250 ही लिखा है, इसको आप ऐसे लिख लो, इसको 25 गुणे 10 लिख लो, 25 गुणे 10 हमने लिख लिया। स्मार्ट तरीका थोड़ा सा चलते हैं, 25 गुणे 10, ये भी ये 250 ही लिखा हुआ है, देखो 250, 25 दहम 250 ही लिखा है। अब काट दो, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 4 बार में कट गए, ऐसे 10 को नहीं काटेंगे, हालांकि 2 से कट जाएगा लेकिन काटेंगे नहीं, तो 124 गुणे 4 कर दो, यहां कर देते हैं 124, अब गुणे में 4, 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16 6 हासिल आए 1, 4 दूनी 8 1 9, और 4 एकम 4,
ये बन गया 496। अब बटे में 10 बचा हुआ है। ये 10 जानते हो क्यों बचा के रखे हैं? ताकि हमें भाग ना देना पड़े। नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपको इसका भी एक ट्रिक बता रहे हैं। यहां सीधे पहले यही नंबर आप लिख दो। हमने लिख दिया 496। नीचे 10 है, मतलब एक एक के साथ में एक जीरो है, तो दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के एक दशमलव लगा देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना परसेंट? ये परसेंट लगा दिया। ठीक है। अगर यही 100 होता तो बटे में 100 अगर होता तो हम दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते। 1000 होता तो दाहिने साइड से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते। मतलब भाग में जितने जीरो होंगे उतने अंक छोड़ेंगे, इधर दशमलव लगा देंगे, हमारा भाग मतलब डिवाइड हो जाता है। एक ट्रिक है आपके लिए। ठीक है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक भी साथ साथ में कवर कर रहे हैं। इस एरर वर्क था, इसको मिटा देता हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 14 नंबर में। एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 8000 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या बताओ। अनुपात ऑलरेडी दिया है। अनुपात बड़ा सरल सवाल होता है। ये अनुपात यहाँ गांव में पुरुषों की संख्या न दिया है तो पुरुष का अनुपात ले लो। अब महिला का अनुपात दिया होता तो महिला का अनुपात ले लेते। ठीक है। अनुपात वाले और भी क्वेश्चन आपको डाल देंगे बाद में। यहाँ पर पुरुष पुरुष का अनुपात ये होगा क्योंकि पहले नाम पुरुष का आया है, ये पुरुष का अनुपात। महिला का नाम बाद में, तो अनुपात महिला वाला बाद में। तो ये 5 अनुपात किसके? 5 अंक बराबर है किसके? यदि गांव में पुरुष हो तो 8000 पुरुष। पुरुष का अनुपात ले लो, ये 8000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 8000 के बराबर। ठीक है। तो अब इसको देखो, ये 5 है तो इसको काट दो। इसको यहां से भाग में ले आओ, काट दो इसको। ट्रिक सिखा रहा हूं बस, नहीं तो यहां लिखते माना कि संख्या x है तो ये 5x बन जाती, ऐसा बनता है। हम ज्यादा x में नहीं जाएंगे। 5 पुरुषों का यहाँ पर 5 अनुपात है। अब पुरुष जो है संख्या दी है 8000, तो इसको काट दो। तो काटो, इससे 8000 को 5 से भाग दे दो। अच्छा डायरेक्ट देखो, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5। इसमें कितना बच गया? 8 में से 3। आगे कितना है? 0। एक शून्य अभी हमने लिया है। अब 5 छक्का 30, ये पूरा कट गया और आगे 200 है। ठीक है। आइए आपका 5 से, सॉरी, ये 5 से क्या हुआ? 8000 कट गया, ये 1600 आ गया। मतलब 5 यूनिट बराबर 1600। तो 1 यूनिट बराबर कितना? अब यहां पर देखना, देखो हमारा 5 अनुपात बराबर 8000 था, तो 1 अनुपात का हमने निकाले। जब इसको हमने इससे काट दिया 1600 आ गया, तो 1 अनुपात बराबर 1 वैल्यू बराबर हो गया हमारा कितना? 1600। 1 वैल्यू। लेकिन महिलाओं का अनुपात कितना? महिलाओं का अनुपात 3 है, तो हम 3 अनुपात बराबर लिखेंगे। 3 बराबर हो जाएगा 1600। अब गुणे में कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 16 3 48। 16 3 48। देखो गुणा करना बहुत आसान होता है जिसके लास्ट में 0 0 हो, 0 0 हो, 0 0 हो। तो 16 3 48 है और 0 को गुणा करने की जरूरत नहीं, 0 सीधे 0 सीधे ऐड कर दो बस। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। मतलब महिलाओं की संख्या कितनी उस गांव में? 4800 होगी। अच्छा अगर इसमें मान लो एक जीरो कम होता, 800 होता तो ये 480 बनता अगर होता तो। लेकिन हमने 8000 लिखा कि अगर किसी गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात ये है 5:8, सॉरी 5:3, अब पुरुष है 8000, तो हमने पुरुष वाले अनुपात से इसको डिवाइड कर दिया। तो पुरुष का 1 अनुपात का आ गया, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है। अब 3 अनुपात से फिर हमने गुणा कर दिया, तो 4800 महिला है, 4800। आगे बढ़ जाते हैं। और इसी एक्सरसाइज का जो हम करा रहे हैं अभी आर्मी भर्ती के लिए, तो इसका ये लास्ट एक्सरसाइज है। राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। एक हम पहले एक क्वेश्चन इसी वीडियो में एक पहले क्वेश्चन डाले थे, जो कि उसमें आया था। मैं उसको शो करता हूं आपको। ये हमारा जो एक पहले हमने क्वेश्चन कराया था, पानी टंकी पाइप है ना, एक इतना समय ले रही है, तो दूसरा जो है तो 3 गुना समय ले रही है।
तो दोनों की कार्य क्षमता बताओ। तो ये सेम सवाल है, ये भी टाइम एंड वर्क वाला काम है। राम एक काम को 10 दिन में करता है, मोहन 15 दिन में करता है, उसी काम को दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में करते हैं। तो मान लो एक ही काम को राम करता है 10 दिन में और श्याम मान लो मोहन करता है, शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं एकदम, मोहन करता है 15 दिन में। एक काम को ये 15 दिन में करता है, दोनों का ले लोगे 10 और 15 का एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लोगे 15 और 10 का ले लो, कितना आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम लो, लघुत्तम। ये 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और देखो 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 30। इसको आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं, काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन एक 5 था, वो 5 हमने निकाल लिया, 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 लघुत्तम आ गया एलसीएम। 10 तिहाई 30 एकम 30, 30 और प्लस 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ये 2 आया और 2 एकम 2। यहां पर मैंने गलत लिख दिया, ये 3 आएगा, देखो 10 तिहाई और 3 एकम 3, यहां पर 3 आएगा। इसका 10 का पहाड़ा पढ़ना है, इसका टेबल पढ़ना है 30 के लिए, तो 10 तिहाई मिलेगा। ये जो तिहाई मिला ना 3, इसको ऊपर वाले से पढ़ना है, तो 3 एकम 3। अच्छा, इसको 15 जो है, 15 का पहाड़ पढ़ोगे 30 के लिए, तो यहाँ 15 दूनी मिलेगा, 2 का पहाड़ पढ़ना ऊपर वाले के लिए तो 2 मिल जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब 3 तो 5, देखो इसको अब इस यहाँ पर समझने वाला मेन काम यहाँ होता है, टोटल काम आपके पास 30 है, टोटल काम कितना है 30, ये एक दिन में काम करने की क्षमता है। 3 2 5, 3 2 5, ये दोनों जुड़ रहे हैं और ये टोटल काम है 30। आया समझ में? फिर से समझना, अगर इतने काम समझ गए तो आप बढ़िया समझ जाओगे। राम एक काम को 10 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों एक साथ करें, दोनों जुड़ रहे हैं, एलसीएम के माध्यम से जोड़ दिया, एलसीएम के माध्यम से जो एलसीएम आया वो टोटल काम हो गया, टोटल काम। और जो ये है एक दिन का काम करने की क्षमता है 3 और 2 5, टोटल काम हो रहे हैं 5 एक दिन में। तो कितने दिन में हो जाएगा अगर काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, मतलब टोटल काम होगा 6 दिन लग जाएंगे। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो ये 6 दिन ये लगेंगे। इस तरीके से थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, जो आर्मी भर्ती के लिए स्पेशल हम बना रहे हैं, और साथ में हर एक एग्जाम के लिए ये काम करेगा मैथ, और जीके की भी क्वेश्चन डालेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन डालेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और साथ में दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।